Can you walk me a little bit through law है क्या? एंटी-रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 221 ये सबसे पहले एक स्पेशल लॉ पहली दफ़ा पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल वायलेंस और रेप जैसे केसेस के ख़िलाफ़ लाया गया है। उसके तहत अभी बिल्कुल हाल ही में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर लॉन्च किया है। पहले तो अगर आप मुझे थोड़ा सा ये समझाएं ये रजिस्टर है क्या? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक डिजिटल डेटाबेस बनाई गई है जिसके अंदर जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं वंस या कन्विक्टेड पुलिस ये एक्सेस कर सकती है कि भाई ये बंदा जिसके अगेंस्ट FIR हुआ है या प्रोसिक्यूशन चाहती है कि ये जिसके खिलाफ चलान हुआ है ये पहले से तो नहीं ऐसे जुर्म में या ऐसे जुराइम में सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर पे इनका नाम है, वो चेक कर सकेंगे और वो इसको इन्फॉर्मेशन को नेशनल पुलिस ब्यूरो से रिट्रीव कर पाएंगे ताकि वो ऐसे बंदे को बेल ना दे सकें, ताकि सोसाइटी प्रोटेक्ट हम कर सकें। How they sort of tracks from different registers and stuff. इंडिया में है क्या, ये बांग्लादेश में है क्या, ये रीजन में है? That exist in India, which is a country in our region, also in Europe. I know for sure that the United Kingdom has such a register also, which is used for far more extensive monitoring of sex offender registers than what our law at the moment allows us to do. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today. Aisha Raza Farooq is an ex-senator. She's a lawyer. She's a human rights activist. इन्हें बहुत सारा काम किया है पोलियो एरेडिकेशन पे और आज के टॉपिक पे भी। तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आना। Thank you, Shayan. Thank you for inviting me. अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो obviously थोड़ा सा सेंसिटिव है even for you viewers. It's an important topic but it's one that obviously is a bit graphic and difficult to understand. And मैं उसी चीज़ से शुरू करना चाहता था कि we will be talking about sexual violence in Pakistan, sex offenders in Pakistan and the issues sort of the prevailing issues of Pakistan. तो पहले मैं ये समझना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा बात होती है कि एक सब कॉन्टिनेंटल मसला है कि पाकिस्तान में, इंडिया में, नेबरिंग जो हमारे मुल्क हैं इधर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हरासमेंट होती है और ऐसी चीज़ें होती हैं। क्या ये सच है और क्यों है ये, अगर ये सच है? I think sexual violence और gender based violence जो है it's a global issue. UN के some statistics के मुताबिक 6% of women globally face sexual violence sometime in their life. अगर आप पाकिस्तान के फिगर्स देखें तो Demographic and Health Survey 2017-18 के मुताबिक 28% of women in this country have faced at least once in their lifetime physical violence and 6% have faced sexual violence. And given our sort of conservative culture here, these are, I would not be surprised if they're grossly underrepresented, underreported figures over here. So it is a global problem और हमारे मुल्क में I think ज़्यादा है because report नहीं होता है and जिस तरह ideally we would want to see action taken and convictions happen and punishments ideally to be meted out, वो हम नहीं देखते हैं. Inshallah, all of what you're saying will come true and it continues to rise. आपने अभी एक और चीज़ की भी बात की थोड़ी देर पहले, द सेक्स ऑफेंडर्स रजिस्टर, और ये कुछ एक सॉर्ट ऑफ लैंडमार्क मोमेंट है। पहले तो अगर आप मुझे थोड़ा सा ये समझाएं ये रजिस्टर है क्या ये इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल होगी, क्या ये एक कन्विक्टेड इंसान के लिए होता है, क्या है ये पूरा प्रोसेस और क्या है ये चीज़? ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक डिजिटल डेटाबेस बनाई गई है जिसके अंदर जो सेक्स ऑफेंडर्स हैं वंस या कन्विक्टेड for their crime under this Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021, तो उनको किसी भी ट्रायल कोर्ट से उनकी कन्विक्शन होती है सेक्सुअल ऑफेंस की अंडर द शेड्यूल ऑफेंसेस गिवन हियर, तो उनका एक डेटाबेस में ये नाम चला जाएगा ताकि रिपीट ऑफेंडिंग से हम अपने बच्चों को, सोसाइटी को, बच्चों को बचा सकें। अब ये नाम या जो रजिस्टर है इसका सॉफ्टवेयर जो है डेटाबेस का, ये नादरा ने डेवलप किया है हमारे लिए और ये हाउस्ड है नेशनल पुलिस ब्यूरो के पास। सो वेरेवर स्पेशल कोर्ट्स में ये कन्विक्शन होएगी, सो ये नाम आपके स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू इस डिजिटल डेटाबेस के ऊपर अपलोड हो जाया करेंगे। नाउ
who will have access to this database? Unfortunately, right now, the public will not have access to it. आपकी जो investigation वाली agencies हैं या जो prosecution की एजेंसीज हैं उनके पास इसका एक्सेस होगा. जब एक FIR या चालान होती है, पुलिस ये एक्सेस कर सकती है कि भाई ये बंदा जिसके अगेंस्ट FIR हुआ है या प्रोसिक्यूशन चाहती है कि ये जिसके खिलाफ चालान हुआ है ये पहले से तो नहीं ऐसे जुर्म में या ऐसे जुराइम में सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर पे इनका नाम है, वो चेक कर सकेंगे और वो इसको इन्फॉर्मेशन को नेशनल पुलिस ब्यूरो से रिट्रीव कर पाएंगे ताकि वो ऐसे बंदे को बेल ना दे सकें, ताकि सोसाइटी प्रोटेक्ट हम कर सकें. द अदर यूज़ इज़ दैट जब ऐसा बंदा जो सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर पे है अपना प्रिजन से जब वो रिलीज़ होता है अपना सेंटेंस पूरा करके, सो पुलिस जो है वो नोटिफिकेशन पीरियड्स के थ्रू इसके ऊपर नज़र रख सकेगी कि वो एक जुरिस्डिक्शन जहाँ पे उसने रहना है. हमने एक फॉर्म्स इसमें प्रोवाइड किए हैं जो प्रिजन से रिलीज़ होगा वो मकामी थाने में वो आ जाएंगे और वो जो थाना है उसके उस डिस्ट्रिक्ट का वो उसके ऊपर नज़र रखेंगे कि ये अपनी जुरिस्डिक्शन अपने एड्रेस की हद से बाहर ना जाए. एंड इफ़ ही वांट्स टू ट्रैवल सच अ पर्सन तो उसको थाने को इन्फॉर्म करना होगा. ये काविश है टू इंश्योर दैट वी कैन प्रोटेक्ट आवर सोसाइटीज़ and our children and our women from such repeat offenders. But there's a lot of, let me also add here, Shayan, that there's a lot of demand from the public. There's an appetite here कि ऐसे registers को public किया जाए कि अगर स्कूलों में किसी ने एक टीचर रखना है या किसी ऑर्फनेज में किसी ने एक वार्ड रखना है, वार्ड रखना है या केयर गिवर रखना है तो आप चेक कर पाएँ कि भाई जो मैं बंदा हायर कर रहा हूँ वो कि सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर पे उसका नाम तो नहीं है. But to do that we need to amend the act. We have to keep in mind that Pakistan right now does not have any data protection laws. So जहाँ पे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं सोसाइटीज़ को ऐसे ऑफेंडर्स से, वहाँ पे हमें ऑफेंडर्स के भी राइट्स होते हैं कि उनके नामों को मिसयूज़ ना किया जाए, एक्सप्लॉइट ना किया जाए एंड सो फोर्थ. सो वी हैव टू बैलेंस बोथ थिंग्स ओवर हियर. लेकिन आगे चल के लेट्स होप दैट व्हेन आवर डेटा प्रोटेक्शन लॉज आर पुट इन प्लेस एंड इफ देयर इज एन एपेटाइट फॉर दिस लॉ टू बी अमेंडेड, that it will allow us going forward to also be able to share this sex offender register lists with people from the public also, whether it's schools or colleges or orphanages जहाँ पे बच्चों के इर्द गिर्द ये लोग काम करते हैं या बच्चों के इर्द गिर्द जहाँ पे ऐसे offenders को ideally recruitment नहीं देनी चाहिए. पाकिस्तान के अलावा जो आप हमें बता रहे हैं कुछ आइडिया हमें शायद फिल्मों से होता हो, हमने कोई हॉलीवुड की फिल्में देखी हैं, उधर इस तरह की कॉन्वर्सेशंस बहुत सारी होती हैं अबाउट हाउ दे सॉर्ट ऑफ ट्रैक्स फ्रॉम डिफरेंट रजिस्टर्स एंड स्टफ. मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या ये दूसरे मुल्कों में भी हो रहा है एंड ये जो हमने लिस्ट अभी बनाई है क्या ये फॉर एग्ज़ाम्पल रजिस्टर इंडिया में है, क्या ये बांग्लादेश में है, क्या ये रीजन में है, एंड हाउ late are we to this and should we have done this earlier? I am aware of similar registers and databases that exist in India, which is a country in our region, also in Europe. I know for sure that the United Kingdom has such a register also, which is used for far more extensive monitoring of sex offender registers than what our law at the moment allows us to do. अच्छा, इसमें एक और कॉन्वर्सेशन इसी रजिस्टर के रिलेटेड मॉनिटरिंग की है, दी एबिलिटी टू मॉनिटर फॉर पुलिस ऑफिसर्स विद दिस रजिस्टर विद डिफरेंट ऑफेंडर्स. मॉनिटरिंग का मुझे थोड़ा सा समझा सकती हैं, व्हाट डज दैट मीन? देखिए, जब एक सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर जेल में प्रिजन में अपनी टर्म सज़ा मुकम्मल करता है एंड व्हेन ही और शी इज़ रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, वो एक जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो एक फॉर्म फिल करके मुतलका पुलिस को देंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को, जिसके अंदर लिखा जाएगा कि बंदा इतनी सज़ा अंडर वॉज कन्विक्टेड फॉर दिस शेड्यूल्ड ऑफेंस और अब यहाँ पे XYZ स्ट्रीट में अपने घर में अब ये इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जाके रहेगा. Depending on the nature of his offence, there are different notification periods. जितना serious offence उसने commit किया होगा उतना notification period, जितने period के लिए उस पर check रखना होगा वो लंबा होगा. और ये different offences के लिए different notification periods law के मुताबिक दिए गए हैं. Now when this person is released from prison, the local police authorities will be informed that he is being released और उसको भी बताया जाएगा कि आपने यहाँ से निकलते हुए अपने local थाने में जाके अपने आप को प्रेजेंट करना है and you have to periodically present yourself to show that you are living in the same vicinity. And this is one way of monitoring his
whereabouts, that he stays in that, और एक विजिलेंस जो है फिर ऑटोमेटिकली पुलिस जो है उसकी रहेगी इस बंदे के ऊपर और जहाँ पे वो रह रहा है उसके अराउंड ये करेगा. सो इट्स वन वे ऑफ मॉनिटरिंग वेयर दिस पर्सन विल बी एंड सो दैट उसके अगेंस्ट कोई और कंप्लेंट ना आए. उसकी नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखी जाएगी कि वो यहाँ से भाग के कहीं और तो नहीं जाता. एंड इफ ही इज ट्रैवलिंग आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन देन ही हैव टू इन्फॉर्म द पुलिस स्टेशन. और फिर जब वो बताएगा तो अगले पुलिस स्टेशन जहाँ पे वो जा रहा है या नकलो हरकत कर रहा है, नकल मकानी कर रहा है, वो उसके ऊपर उसका डेटाबेस जो है वो सारा वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा. एंड इसी सॉर्ट ऑफ वेन में अगर मैं आपसे पूछूं, देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली हियर कि हम चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं. आप स्पेसिफिकली जो कॉन्वर्सेशन कर रही हैं या जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ आर टू मेक सीवियर चेंजेस. आई एम श्योर जब भी चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आती हैं, तो बैकलैश भी आता होगा, एक डिफरिंग ओपिनियन भी आता होगा कि ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं. हमारे एक वी लिव इन अ रिलीजियस एंड कल्चरल यूनिक सोसाइटी. तो बैकलैश कितना आया जब ये SOR लिस्ट बनी और इस तरह की अमेंडमेंट्स आई? आई थिंक देखिए, आई विल स्टार्ट विद व्हेन दिस लॉ वाज इनैक्टेड एंड आई टेल यू, जब आपके मुल्क में इतना बड़ा सान्य होता है जिस तरह मोटरवे केस था, उससे पहले हमने कसूर में भी देखा जब वहाँ पे भी इस तरह के केसेस कुछ साल पहले सामने आए. तो देयर इज़ द बैकलैश इज़ अगेंस्ट सच ऑफेंसेस एंड अगेंस्ट द परपेट्रेटर्स. इस कदर ज़्यादा रकस और अपक्राई और आउटक्राई होता है कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ऐसे विक्टिम्स को इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए. तो आउटक्राई तो इतना ज़्यादा होता है कि सोसाइटी की तरफ से अक्रॉस द बोर्ड from everyone, including our religious elements and sub-segments of the society, कि ऐसे perpetrators को तो publicly hang कर देना चाहिए, बिल्कुल, इनको castrate कर देना चाहिए and so forth. और जहाँ पे data tells us and then governments and parliaments have worked on it, saying that it is not the severity of the punishment that helps here, but it is the consistency of the punishment and the certainty of punishment. Every time such offences take place, ये ensure कराना चाहिए कि जो perpetrator है वो पकड़ा जाए और वो punish हुआ जाए. And if this we can ensure in our country through good legislation and even better implementation and enforcement, that is when इस तरह के जुराइम में कमी आएगी. So when the SOR register was being launched also, बल्कि एक उल्टा आउटक्राई और डिमांड थी. There was an appetite to make it even stricter to the extent कि जी ये डेटा पब्लिक करें, हमको भी पता चले कि कौन है ये परपेट्रेटर जो इस किस्म के जुराइम में बच्चों के ख़वातीन में मुलव्विस है. So I think there's a great appetite in our society across all factions here. Liberals में भी, conservatives में भी, कि ऐसे जुराइम के ऊपर पाबंदी करनी चाहिए. So on the one hand, people don't report or speak up against it easily when it's one of their own who becomes a victim here. लेकिन on the other hand, I think that's also indirectly their way of saying कि जी अगर हम ये रिपोर्ट नहीं कर सक रहे तो जहाँ जहाँ पता चलता है वहाँ पे सख्त से सख्त पनिशमेंट दी जाए. So I think there's a lot of appetite here. अगर आप पिछले कुछ डेटा उठा के देखें, आप देखें पंजाब में ऐसे ऑफेंसेस की जो रिपोर्टिंग है वो बहुत हद तक इम्प्रूव की है. एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट, एंड आई थिंक इज इट that crimes इस किस्म के बढ़ रहे हैं. एंड आई थिंक it denotes two things. One, that there's better reporting, कि लोग जो हैं वो बाहर आके अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई बस बहुत हो गया, it is time we come out and speak out against such offences. Two, I think it also depicts a confidence in your law enforcement agencies. और आपने देखा पंजाब ने हाल ही में बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए, उन्होंने ऐसे बहुत से पुलिस स्टेशंस खोले हैं जहाँ पे डेडिकेटेड ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं. उन्होंने ऑनलाइन जो ऑफेंसेस हैं जहाँ पे ऑनलाइन अब्यूज़ या सेक्सुअल वायलेंस वहाँ से भी कभी शुरू होती है कि बच्चियों को, औरतों को इंसाइट थ्रू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स किया जाता है एंड देयर आस्क्ड टू कम एम्प्लॉयमेंट के पीछे किसी और शहर में बुलाया जाता है और वहाँ पे कोई ऐसा उनसे हादसा पेश आ जाता है. सो आई थिंक इट मे ऑल्सो डिपिक्ट कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, इन योर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो बेटर रिपोर्टिंग. एंड दैट्स द फर्स्ट वे दैट यू स्टार्ट टॉकिंग about these kind of offenses. बेटर रिपोर्टिंग आपने अभी बात की.
अक्सर ऐसा होता है कि लेजिस्लेशन तो अच्छा, एग्जीक्यूशन में पाकिस्तान अक्सर मार खा जाता है, एंड दैट्स फॉर ऑल थिंग्स। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई इदारा है। इस केस में भी क्या वन ऑफ द fears that most victims have is the lack of justice they may receive after reporting? ये ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट स्टेप्स तो ये हैं कि आप किसी तरीके से अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो बेहतर करें। जिस तरह आपने पंजाब का अगर एग्जांपल दिया तो अच्छा एग्जांपल है, लेकिन वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना वापस, जब पाकिस्तानी अवाम को अगर कुछ हद तक ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं पुलिस के साथ या किसी और के साथ, हाउ डू यू बिल्ड दैट ब्रिज अगेन? Okay, so there are two things here. There are two parts, answers to your question here. एक तो है कि, as I said, given our unfortunate patriarchal norms, दकियानूसी एक जो हमने अपने सोसाइटी में एटीट्यूड्स, रवैये देखे हैं कि जब आपके घर में आपकी बच्ची से, बेटी से, किसी से कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो पहले तो घर वाले कहते हैं कि इसके बारे में बात ना करो। अगर एक बच्ची, औरत थोड़ी सी हिम्मत करके पुलिस थाने भी जाती है तो बहुत सी इंस्टेंस से में देखा गया है कि थाने का एसएचओ ही आपको कहता है कि जी आप रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हैं, आपने इसकी शादी नहीं करानी और आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लें। वी आर टोल्ड, आई हैव बीन टोल्ड पर्सनली बाय मैनी विक्टिम्स ओवर हियर और देयर फैमिलीज कि पुलिस ही आपको पहले वो रिपोर्ट नहीं कराती है। एंड व्हेन द परपेट्रेटर बिलोंग्स टू a powerful local tribe, local family, whether it's a local strong political family, religious, social, किसी भी तरीके से आप देख लें तो एक वैसे ही मुश्किल हो जाता है कि जो उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखवाती है। So at so many levels we need to change things here. And finally what you've said, confidence आता है अगर बेहतर तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन बेहतर करे, प्रोसिक्यूशन अपना रोल बेहतर करे, जुडिशरी जो है based on the evidence which we're hoping through this act will be, better evidence will be collected here and timely collection होगी तो conviction बेहतर होगी। So ये सारी कड़ियाँ हैं इस पूरे सिस्टम में जिसको improve करने की ज़रूरत है। So enforcement में लॉ से तो शुरू होती है बात कि अच्छी legislation हो, लेकिन उसके साथ ये कड़ियों के सब हिस्से हैं जिनको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है और जो हमारी स्पेशल कमेटी है वो इसके ऊपर काम कर रही है, ना सिर्फ ऑन रेजिंग अवेयरनेस कि आगाही की जाए कि कानून क्या है, कैसे आपकी मदद करता है। एंड वी आर वर्किंग विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वी आर वर्किंग विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प अस ओवर हियर, जिनकी आउटरीच शायद हुकूमतों से बेहतर है या ग्रास रूट लेवल पे है। उसके साथ साथ हम अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। उसमें पुलिस आ जाती है, उसमें आपके प्रोसिक्यूशन आ जाती है, उसमें आपके लोअर जुडिशरी के ऑफिसर्स आ जाते हैं कि कानून कहता क्या है, इसको कैसे नाफिज करना है। पुलिस को कि भी इस कानून के तहत आप FIR रजिस्टर करें, इसमें क्या चीज़ कानून कहता है कि आपने कैसे मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन लेना है, क्या करना है। सो इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। आई एम अ बिग ऑप्टिमिस्ट एट हार्ट। आई फील हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं हर जगह पे, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों में बैठे हुए हैं। वी जस्ट नीड टू कम टुगेदर एंड स्केल अप द गुड एफर्ट्स दैट वी सी इन आइसोलेशन अक्रॉस द कंट्री। और उसमें हमें मदद चाहिए, मीडिया की मदद चाहिए, हमारी सिविल सोसाइटी की मदद चाहिए, रिलीजियस उलमा की मदद चाहिए कि ऐसे अगर कभी किसी से अनहोनी कोई वाक़या पेश आता है तो प्लीज़ इस पर चुप ना करके बैठे, आके बोलें, रिपोर्ट करें। लेट्स स्टॉप नेमिंग एंड विक्टिम ब्लेमिंग एंड शेमिंग द विक्टिम ओवर हियर। उसके साथ खड़े हों एंड मेक श्योर दैट ऑल द स्ट्रक्चर्स दैट दिस स्पेशल लॉ हैज़ क्रिएटेड फॉर इनेबलिंग द victims, for providing speedy and expeditious justice, that they are implemented, enforced in true letter and spirit. फिर ही जाके हमारे यहाँ convictions बेहतर होंगी। जो आपने कहा एक trust पैदा होएगा between the society and the state over here and the law enforcement agencies also. जो आपने अभी बात की ना कि अंडर रिपोर्टेड है, इसकी वजह ये है, इज़ इट कल्चरल? बहुत सारे लोगों की एक ये गलत फहमी है या शायद सच है कि अगर रिपोर्ट करेंगे तो कुछ होगा नहीं, द लॉ विल नॉट सपोर्ट यू। कैन यू वॉक मी लिटिल बिट थ्रू लॉ है क्या? मिसाल के तौर पे
खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ इंसिडेंट होता है, what can someone do in this situation? Okay, so I think my answer to your first question, I think दोनों चीज़ें हैं. एक तो कल्चरल इशू है. आप देखें कि हमारे मुल्क में एवरी टाइम इंसिडेंट ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और अब्यूज़ टेक्स प्लेस, बहुत विक्टिम ब्लेमिंग हम देखते हैं, कमिंग फ्रॉम ऑल सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी, फ्रॉम योर पोलिटिकल लीडर्स, फ्रॉम रिलीजियस लीडर्स, एंड देन ऑफ कोर्स इट ऑल्सो डिनोट्स अ ट्रस्ट इन द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. पाकिस्तान में हाल ही में एक बहुत ही अच्छा कानून पास हुआ है. इट इज़ द एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 221. ये सबसे पहले एक स्पेशल लॉ पहली दफ़ा पाकिस्तान में सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअल वायलेंस और रेप जैसे केसेस के ख़िलाफ़ लाया गया है. इट डज सम वंडरफुल थिंग्स. द आइडिया वाज टू प्रोवाइड स्पीडी एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस टू विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस. एक तो इसने रेप की डेफिनेशन को बहुत ब्रॉडन कर दिया. इंक्लूडेड इन इट अननेचुरल ऑफेंसेस, मैरिटल रेप. फिर कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत की एक रोल दिया कि जी आपकी इन कैमरा सॉर्ट ऑफ होएगा, ट्रायल चलेगा, और जो एक विक्टिम है उसकी पास्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि उसकी रेपुटेशन या पास्ट कैसी थी. आपकी 2 फिंगर टेस्ट जो है उसको बैन करवा दिया गया. और एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स फिर बनाए गए. उसमें एंटी रेप क्राइसिस सेल्स हैं, उसमें स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं, उसमें स्पेशल सेक्सुअल इन्वेस्टिगेशन, स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स थानों में बनाए गए. उसके तहत अभी बिल्कुल हाल ही में पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर लॉन्च किया है. द आइडिया वाज दैट यू शुड गिव कॉन्फिडेंस टू विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, दैट दे शुड कम फॉरवर्ड एंड एक ही छत के नीचे कॉन्फिडेंस और तरीके से, सीक्रेट तरीके से उनको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, उनकी FIR वहाँ पे हो प्रॉम्प्टली, और एविडेंस जो है वो भी टाइमली और प्रॉम्प्टली और सही तरीके से कलेक्ट हो, ताकि जो एक डिस्मल किस्म का 2 से 3% कन्विक्शन रेट ऐसे केसेस में देखा जाता था, उसमें बेहतरी लाई जा सके. अच्छा, जो ये पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एक्ट आई है 2021 में, एंटी रेप एक्ट, दिस फॉलोड दी मोटरवे पे जो इंसिडेंट हुआ था काफ़ी पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था वो. इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कुछ बता सकती हैं? क्या ये सच है कि दी परपेट्रेटर्स देयर वर आल्सो रिपीट ऑफेंडर्स? क्या उनने पहले कुछ इस तरह का किया हुआ था? एंड व्हाई वाज दैट अ सॉर्ट ऑफ वाटरशेड मोमेंट? देखिए, एवरी टाइम वी हैव सीन इन आवर कंट्री, एवरी टाइम रेप केस और सेक्सुअल वायलेंस केस टेक्स प्लेस, एक बहुत ह्यू एंड क्राई होता है, रकस होता है. द मोटरवे केस served as a watershed moment because I think इतना ज़्यादा outcry और outrage देखा from all sectors and all stratas of the country, of the society, कि I think parliament है और जो government है और जो political parties थी, सब ने मिल के I think a consensus was reached that we need to do something where such victims should be able to come forward, should be able to give their evidence, have their medical legal examination done, कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, और ताकि आप एक अपनी औरतों को, अपने बच्चों को, जो भी इस किस्म के केसेस में विक्टिम बनता है या सेक्सुअल ऑफेंस या अब्यूज़ का सामना करना पड़ता है, वो उसको एक अच्छे तरीके से, अच्छी इन्वायरमेंट में, सेफ़ इन्वायरमेंट में उसकी सारी, उसको ट्रायल के लिए, मेडिकल केयर के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए अच्छा माहौल दिया जा सके. सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड आई एम ग्लैड ऑल पॉलिटिकल पार्टीज केम टुगेदर टू पास दिस एक्ट. और फिर इस एक्ट के तहत एक स्पेशल कमेटी भी बनाई गई है जो कि जिसने इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर गौर करना है, दैट वी शुड इंश्योर दैट दी स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड आर फॉर्म्ड एट द प्रोविंशियल लेवल, कि वहाँ पे लोगों की कैपेसिटी हो. अगर कहा गया है कि एंटी रेप क्राइसिस सेल हर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बनाया जाएगा, जहाँ पे पुलिस भी मौजूद होगी, यू विल हैव मेडिकल ऑफिसर्स, ताकि एनी विक्टिम कैन वॉक इन टू द सेफ इन्वायरमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल. वहाँ पे he or she can get their FIR registered promptly, they can get their medical legal examination done, they will have psycho support available to them also, ताकि जो हम speedy और expeditious justice की बात करते हैं वो इसके थ्रू आए. Similarly, जो special sexual offense investigation units सब थानों में कहाँ बनाए जाएंगे, उसका भी मकसद ये था कि ये specially trained होंगे for such offenses and there will be ideally a female police officer present in these
special SSIO units, because research and data says that when the first responder to such complaints is a female police officer, तो फिर एक जो female victim है वो ज़्यादा openly, candidly, ज़्यादा trust कर सकती है एक female police officer को, और अपनी गवाही भी बेहतर देती है, evidence भी बेहतर तरीके से देती है, which will have a huge impact on conviction later on. So ये जो committee है, special committee, I head that committee, और इसकी representation membership में we have civil society members, we have lawyers, we have activists, we have government representatives from the federal government and provincial governments who all come together to ensure that we can work towards better implementation of this act. वुमेन्स राइट्स की जहाँ तक बात आती है, पाकिस्तान में अक्सर ये कॉन्वर्सेशन में बात होती है कि अर्बन पाकिस्तान में तो चलो कुछ बेहतरी आई है, इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, बिगर सिटीज़, वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन रूरल पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारी चीज़ें उस तरह रिफ़्लेक्ट हो नहीं पा रही. अगर आप सिस्टम क्रिएट भी कर जाएँ तो बहुत ज़्यादा कल्चरल इश्यूज़ हैं, इंफॉर्मेशन के इश्यूज़ हैं, शायद उनको पता नहीं होता. इस्लामाबाद में एक लड़की की एजुकेशन लेवल्स, इंडिपेंडेंस लेवल्स आर मच मोर देन से रूरल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि end of the day most of Pakistan is rural, and most of the issues especially when it comes to things like this, of course issues तो हर जगह होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा होते हैं just by the sheer numbers of the people there. तो उस एरिया में क्या पर्टिकुलर फोकस है, और क्या उधर एक एजेंडा या स्ट्रेटजी अलग है, या इज़ इट द सेम नेशन वाइड? देखें, द लॉ तो विल अप्लाई टू एवरीवन अलाइक, वेदर यू आर लिविंग इन रूरल और अर्बन पाकिस्तान. एक तो ये चीज़ होगी. दूसरा, आई थिंक आई एग्री 100% विद यू. आई पर्सनली फील पाकिस्तान इज़ अ heavily legislated country. बहुत से अच्छे कवानीन है. The Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021 is a landmark piece of legislation when it comes to protecting women from sexual offense and sexual abuses. लेकिन इसमें हम I think आगाही देना बहुत ही ज़रूरी है कि ये law exist करता है हमारी औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए. It's gender neutral by the way, according to this act. ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, मर्दों के लिए भी अप्लाई करता है. सो उस आगाही पे हम काम कर रहे हैं कि हम गली मोहल्लों पे जाके जिन लोगों ने इस लॉ को इस्तेमाल करना है उनको पता हो कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इनैक्टेड दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट. आई थिंक उसके साथ साथ वी हैव टू वर्क वेरी सीरियसली ऑन चेंजिंग एटीट्यूड्स, societal attitudes and behavior, and give confidence to our women. And this is the part where I talk about victim blaming and shaming. I think we need to absolutely stop doing that. I think the shame lies on the part of the perpetrator, not the victim. लेकिन आपने हाल ही में देखा, this is not a problem that's only restricted to Pakistan. अभी फ्रांस में आपने देखा एक बहुत ही केस बड़ा बना है जिसमें this female was being raped by hundreds of men, and her husband was actually a party to it all. And I think finally she came out and spoke against it, and everyone came together in this fight to help and to protect the victim. So एक हमने ये आगाही करनी है, एक हमने societal attitudes और behavior को change करना है, which is a long term strategy. और I think तीसरी चीज़ है, जब इस किस्म के laws से लोग देखेंगे कि convictions में बेहतरी आ रही है, कि जो law enforcement agencies है, जो कानून है वो उनको justice provide कर रहा है, so I think they will automatically start coming forward with their complaints. And wherever I sit, I tell people, and I hope whoever's listening, it gives them that confidence that every time you are, unfortunately, I hope no one has to become a victim ever of sexual offense or violence, but अगर आप victim बनते हैं तो उसके खिलाफ बोलना इसलिए ज़रूरी है कि you may not be the only victim here. This one perpetrator, if he goes or she goes out, उसको justice ना मिले या कानून के शिकंजे में उसको ना लाया जाए, God knows how many other women, girls, children he or she is going to abuse later on. So अपना सिर्फ ना सोचें, अपना भी सोचें, अपने आप के लिए जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएं, और बहुत सी और औरतों के लिए, बच्चों के लिए, which we have seen very often, that as you said in the motorway rape case also, that these perpetrators जो हैं, offenders जो हैं, they usually repeat offend. और इसलिए कितना ज़रूरी है कि इनको, आपको पहली दफ़ा ही अगर वो ऐसा काम करें तो उनको, हमें कानून जो है उनको हरकत में आना चाहिए और पकड़ना चाहिए. बट कानून तभी हरकत में आएगा अगर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च की जाए, FIR लॉन्च किया जाए. जब FIR लॉन्च होता है, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स जिनको शायद नहीं पता हो,
and let's say a guilty verdict is reached, how long does the person typically go to prison for? Okay, so I think it depends on the nature of the crime, whether it was, like I said, rape की definition इस कानून के अंदर बहुत वसी कर दी गई है. Did the actual act of rape take place? Was it an unnatural offense? Was it threatened only? So बहुत से schedule offenses हैं जो अब इस anti rape act के नीचे आते हैं, जिसके खिलाफ ये act जो है आप register कर सकते हो. लेकिन what I'll say in your program is, and whoever's listening in is, कि आप पुलिस थाने भी जा सकते हैं, आप रिपोर्ट लिखवाने, और आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, हेडक्वार्टर अस्पताल भी जा सकते हैं, जहाँ पे इस वक्त ऑलमोस्ट 80% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे मुल्क में, वहाँ पे एंटी रेप क्राइसिस सेल्स इस्टेब्लिश हो चुके में हैं. वहाँ पे आपको एक सेफ एनवायरनमेंट में आप अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, एग्जामिनेशन करा सकते हैं, लेकिन टाइमली जाके रिपोर्ट लिखवाना, अगर खुदा न खासा आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आए, बहुत ज़रूरी है, ताकि जो एविडेंस है वो लूज़ ना हो. अनफॉर्चुनेटली अगर आप लेट रिपोर्ट लिखवाते हैं, आपका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन लेट होता है, सो कानून भी या कन्विक्शन भी फिर उसके चांसेस भी वीक या कम हो जाते हैं. बट व्हाट इज़ पॉजिटिव इज़ दैट हमारी जो स्पेशल कमेटी है वो इस कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर करती है. हम पीरियोडिकली सूबाई हुकूमतों से, आपके होम डिपार्टमेंट से, स्पेशल प्रोसिक्यूटर से, स्पेशल कोर्ट से डेटा इकट्ठा करते हैं कि ये हर स्ट्रक्चर जो हम दिया गया है वो किस सक्सेसफुली उसके तहत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं या ट्रायल हो रहा है एंड सो फोर्थ. सो हमने देखा है कि जो कन्विक्शन, जब हम शुरू किया था इस सिलसिला लेके ऑलमोस्ट साल पहले, तो कन्विक्शन जो 2.5 से 3% पे थी, वो अब पूरे मुल्क में एवरेज जो है वो 5.1% चली गई है, विच आई थिंक इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग. और अगर इसी तरह हम आगे मेहनत करते रहें और सब मिलकर थ्रू आउट ऑल एक्टर्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हियर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम द पुलिस, द ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, जुडिशरी, अगर हम ये इस लॉ को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर इम्प्लीमेंट करें तो बहुत जल्द हम कन्विक्शन को बहुत बेहतर देखेंगे. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. मैं आपका ज़्यादा टाइम और नहीं लूँगा. आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन एंड इट्स रिलेटेड टू यू पर्सनली. आप वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द पॉडकास्ट, आपने डिफरेंट चीज़ों पे काम किया, फ्रॉम पोलियो एंड अदर थिंग्स. How did this come about, and why did, on a personal level, why did you feel like this was something that you wanted to sort of get involved with? So I have worked as a parliamentarian. I've been a member of the National Assembly, the Senate also. I've worked for children's rights also. And Parliament में रह के आप बहुत देखते हैं, हिस्सा लेते हैं on debates to protect women's rights. And I've seen that हमारे मुल्क में बहुत सी औरतें जो हैं belonging, I'm not talking about a particular segment of the society, not a particular socio-economic strata, across हमने देखा है कि close circles में तो बैठ के बात कर लेती हैं अगर उनके साथ खुदा ना खास्ता कोई सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअल थ्रेट का सामना हो, लेकिन हम उनको वो सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे कंप्लीटली जहाँ पे वो ओपनली बाहर आके इसकी बात करें. आई हैव सीन सो एज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, आई हैव सीन सो एज अ मेंबर when I was a member of the private sector here. I've been teaching for many years. I've taught for many years. और फिर जब मैंने as chairperson National Commission of the Rights of Child, which is another hat that I wear, I've seen कि every day our children are abused. Every day there are cases registered from across the country. और बड़ा मुश्किल है रात को सोना जब आप इस किस्म के डेटा और स्टेटिस्टिक्स देखते हैं. एंड व्हेन आई टॉक टू पीपल आई टेल देम, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? आर वी वेटिंग फॉर दिस टू हैपन टू आवर ओन चिल्ड्रन? आर वी वेटिंग फॉर आवर ओन विमेन, सिस्टर्स, गर्ल्स टू बी अब्यूज्ड, सेक्सुअली अब्यूज्ड हियर? हम कब खड़े होंगे इसके पीछे कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी? एंड इट हैज़ टू बी एन all of government, all of society approach over here. कानून can do so much. उससे ज़्यादा आई थिंक इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे parliamentarians have to step forward, people myself have to step forward and do our part. The media has to, teachers, it has to be a national movement over here. We come forward and say enough is enough. We cannot allow our children, our girls, our women to be subjected to this kind of violence. And by the way, some statistics here tell us that some of this sexual violence, is why most of it actually comes from perpetrators who are family members.
perpetrators who are not, if not immediate family members, आपके रिश्तेदार। वसी जो खानदान के लोग हैं उन्हीं से हैं, क्योंकि आप एक बच्चे को या बच्ची को किसी स्ट्रेंजर के पास तो नहीं छोड़ के जाते. बिल्कुल सही. You will leave this child with someone you trust. And फिर ही ऐसे लोगों से के become perpetrators of sexual violence, sexual offenses. So I think we all have to raise our voice here. और हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना चाहिए औरतों को, बच्चों को, बच्चियों को, मर्द को भी, whoever is subjected to sexual violence over. आपने पाकिस्तान में तो हम सोडोमी के बहुत केसेस देख रहे हैं. It is really on the rise here. So we have to protect our boys also, who are as much are protected under this act as are our young girls and women over here. कभी कभार हम या मैं चलें स्पेसिफिकली, क्योंकि हम वो यंगर, हम थोड़ा सा रिएक्शनरी होते हैं. हमें लगता है कि आज की तारीख में शायद पाकिस्तान सबसे अपने बुरे हालात में है और औरतें आज शायद सबसे कम उनकी सेफ्टी है. और ये शायद शॉर्ट टर्मिज़म है, ये शायद हमें पता नहीं है ज़्यादा. तो आपका तो थोड़ा एक मैक्रो लेंस है. आप काफ़ी अरसे से, एज यू मेंशन, डिफरेंट गवर्नमेंट पोजीशंस भी रख चुकी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर चुकी हैं. For my own understanding, क्या आज पाकिस्तान, is it safer today for women than it was before? Or keeping in mind all the things that we've talked about? One, if we were to rely on statistics, numbers by themselves don't tell you the complete story. As I said, if cases are increasing of sexual violence in the recent past, that could predominantly be because of better reporting. Bilkul, and also population rise as well. Population's increasing also, and you have, some sort of positive reforms that have taken place in terms of police thane, jahan pe sirf aurton ke police thane hai. Gender-based violence, the issue of gender-based violence is pretty recent in your country that you have seen. So from that perspective, what I can say is that if a woman faces any sexual abuse today, she has better chances, let me say, of getting justice than some years back. Let me put it that way. I'm not in a position to say if... so from that perspective, they are safer maybe, because I think of all the structures that this special act has created, of all that provincial governments and the federal government is doing against gender-based violence, because I think there is a realization now that we have to protect our women. We have to talk against gender-based violence, sexual abuse, and that is why, that is what we're doing. So I do think, yes, from that perspective, women and girls are maybe safer today than they were earlier. चलें, आई थिंक दैट्स वेयर वी शुड लीव इट. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट. Thank you guys for watching. If you learned something from this podcast today, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast. So thank you so much, Ayan. It's been a pleasure to be here, and I think it's important that people like yourself include such important issues in their podcast, so it creates awareness around what initiatives the government is launching here. And more than that, I think it should give confidence to our women, our girls who are watching this podcast to come out, and God forbid, अगर खुदा ना खास्ता उनका कुछ ऐसा वाक़या होता है, we are here to protect them, and we should all raise our voice against such perpetrators and such crimes and offenses. Thank you so much. Thank you so much.